हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड धनवेल हाइब्रिड सीड्स लिमिटेड। गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है सर, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क को लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 19 को ओपन हुआ था 21 अगस्त, आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 26 अगस्त का लिस्टिंग डेट है। 3 डे आईपीओ और आज के दिन क्लोजिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 95 to 99 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 27 करोड़ का इशू साइज, 27 लाख शेयर्स इशू किया गया। एक्म कैपिटल मार्केट मेकर है, बीएसई एसएमई लिस्टिंग किया जा रहा है। और इस अलॉटमेंट डेट 24 अगस्त का 25 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यूआईबी ओनली 1% ऑफर दिया गया है। बिग एचएनआई 31.3, स्मॉल एचएनआई 15.6, रिटेल 47.6.9% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स में 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.5 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2 डे सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला है यहाँ पे, क्यूआईबी बहुत ही लो सब्सक्राइब है। जो भी सब्सक्राइब हुआ है डिटेल में ओवर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी और एक भी शेयर्स का बिड नहीं किया, क्योंकि 1% ही ऑफर दिया गया था। बिग एचएनआई ओनली 1% नेग्लिजिबल, ओनली 10.8 थाउजेंड शेयर्स का बिड किया, 10 लाख का। स्मॉल एचएनआई 28% सब्सक्राइब है, 1.2 लाख शेयर्स बीट किया 1.1 करोड़ का। लेकिन रिटेल में थोड़ा बहुत सब्सक्राइब हुआ 1.4 टाइम का, 17.9 लाख शेयर्स ऑफ बीट किया 17.7 करोड़ का। टोटल 75% सब्सक्रिप्शन जो कि अंडर सब्सक्राइब है, 19.2 लाख शेयर्स बीट किया 19 करोड़ का। 779 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और गाइस कंपनी का जीएमपी की बात करें तो इसका जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी का जीएमपी 5 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 5% का फ्लैट लिस्ट एवरेज लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 104 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 6000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस क्या देखिए, कंपनी से पहले जून में कंपनी आईपीओ लेकर आया था और फिर वहां उसमें आईपीओ कैंसिल हो गया था, पोस्टपोन हो गया था। लेकिन वापस से जब आईपीओ लेकर आया तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया, ना मर्चेंट बैंकर में ना तो लीड मैनेजर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इस कंपनी का आईपीओ सेकंड बार जब लॉन्च किया गया तो कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सिंपल आईपीओ जैसे उस समय तो वही आईपीओ वापस से इसमें ओपन कर दिया गया, क्लोज में पोस्टपोन करके इसमें वापस ओपन कर दिया गया अगस्त में। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी का बिजनेस का, तो कंपनी का जो बिजनेस सीड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस और वेरियस क्रॉप फील्ड क्रॉप्स और वेजिटेबल्स का के लिए सप्लाई में इंगेज है, जो कि क्वालिटी सीड्स का डेवलप प्रोड्यूस करता है। इंप्रूव जेनेटिक सीड मटेरियल का सोर्सिंग करके रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और ओपन मार्केट से मतलब कि सोर्स करती है। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ है, बट 26 में बॉटम लाइन देखिएगा तो बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। लगभग 183% का प्रॉफिट इंक्रीज किया, जो कि डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। जो कि इसके कॉम्पिटिटर है बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स, अपसर्ज सीड्स ऑफ एग्रीकल्चर और अडोन एग्रो कमोडिटीज, एमआर बेनी फूड्स, एनएफपी संपूर्ण फूड्स इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या था, आउटस्टैंडिंग लोन से करीब पेमेंट करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 37.1, ROCE 49.3, RONW 31.1, PAT मार्जिन 8.2, EBITDA मार्जिन 12.4% का, डेट इक्विटी 0.4, PV 3.2, पी रेशियो 10.4 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 49.9, पोस्ट इशू 35.1% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस रखी गई, मतलब कि बहुत ज्यादा हेवी प्राइस रखा गया आईपीओ का। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी सीड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग सप्लाई सेक्टर में ऑपरेट करता है, फील्ड क्रॉप्स और वेजिटेबल्स का के लिए। और इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जो कि कवर कर रहा है सीड डेवलपमेंट, मल्टीप्लिकेशन, प्रोसेसिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। और इम्प्रूव्ड जेनेटिक सीड्स मटेरियल का यूज करता है, और ये सोर्स होता है रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन और सप्लायर से। फ्लेक्सिबल सोर्सिंग मॉडल जो कि कंबाइन है कॉन्ट्रैक्ट सीड प्रोडक्शन जो कि डायरेक्ट और ओपन मार्केट प्रोक्योरमेंट के साथ। और डाइवर्सिफाइड क्रॉप पोर्टफोलियो जो कि सिंगल सीड वैरायटी पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। स्ट्रॉन्ग रिसेंट फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ, रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है लगातार। और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ, जहां एबिटा मार्जिन सिग्निफिकेंटली राइज हो रही है लेटेस्ट फाइनेंशियल पीरियड्स में। और वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हाईली डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल और क्लाइमेटिक कंडीशंस पर। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है,
अगर हम स्टैब्लिश सीड कंपनीज के कंपैरिजन में देखा जाए तो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन एक रिस्क है और सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है बिजनेस का लिंक्ड है ऑयल सीड रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे, जिससे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ही हाई हो सकता है इन्वेंट्री रिसेबल्स के कारण। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनकंसिस्टेंट हो चुका है, जो कि इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अडॉप्शन ग्रो कर रहा है हाइब्रिड इंप्रूव्ड क्वालिटी सीड्स का, जिसे लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्ट करता है। और एडिशनल क्रॉप्स स्पेशलाइज्ड वेजिटेबल सीड्स में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक्सपेंशन मार्केट पेनिट्रेशन इंक्रीज कर सकता है। प्रोप्राइटरी हायर वैल्यू सीड वैरायटीज का डेवलपमेंट मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी फूड सिक्योरिटी पर फोकस इंक्रीज हो रहा है, जिससे सीड इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। ज्योग्राफिक एक्सपेंशन जो कि एग्जिस्टिंग मार्केट पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। और थ्रेट की बात करें तो एडवर्स वेदर ड्राउट्स फ्लड्स जो क्रॉप डिजीज, इससे सीड प्रोडक्शन अफेक्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एस्टैब्लिश डोमेस्टिक मल्टीनेशनल सीड कंपनी से काउंटरफिट सीड प्रोडक्ट जो कि ब्रांड रेपुटेशन सेल्स को अफेक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी चेंजेस अगर होता है सीड क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट से रिलेटेड तो कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज कर सकता है। एग्रीकल्चरल इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन मार्जिन प्रेशर कर सकता है। फार्मर प्रेफरेंसेस में कोई बदलाव होता है तो गाइज इंडिविजुअल सीड वैरायटीज के लिए डिमांड अफेक्ट कर सकता है। तो पीयर कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश्ड सीड कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी जो है स्मॉलर ग्रोथ ओरिएंटेड एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चर सीड मैन्युफैक्चरर है, लेकिन की पॉजिटिव क्या है कंपनी का इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मॉडल, डाइवर्सिफाइड क्रॉप पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग रिसेंट इंप्रूवमेंट रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है, जबकि सिग्निफिकेंटली स्मॉलर है एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स कंपैरिजन में। और जो कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन को कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन और मार्जिन को के सस्टेनेबिलिटी को इंपॉर्टेंट बनाता है। इसलिए गाइस बिजनेस जो है ना हायर एग्रीकल्चरल रिस्क भी कैरी करता है, जहाँ क्योंकि प्रोडक्शन डिमांड अफेक्टेड हो सकता है वेदर और फार्मिंग कंडीशंस के कारण। और इसलिए गाइस आईपीओ रिप्रेजेंट कर एग्रीकल्चर एंड हाइब्रिड सीड सेक्टर पे, जहाँ लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है सीड क्वालिटी डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, फार्मर रिलेशनशिप और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी लिस्टिंग के लिए कॉसेस पॉजिटिवली, क्योंकि रिसेंट इंप्रूवमेंट हुआ है रेवेन्यू एबिटडा पीएटी में तो अट्रैक्टिव है, लेकिन लिस्टिंग के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, जीएमपी सपोर्टिव होना चाहिए। लिस्टिंग एप्लीकेशन कंसीडर करने से पहले आपको ट्रैक करते रहना होगा और तभी फाइनल डिसीजन लीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। पॉजिटिव लेकिन हाई रिस्क आईपीओ है, क्योंकि इंडियन सीड इंडस्ट्री जो है ना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन जो कि धनवेल का जो सिग्निफिकेंट रिसेंट फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट तो देखने को मिला, लेकिन मेन रिस्क क्या है कि स्मॉलर स्केल है, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और सस्टेन रिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी पर को जरूरत पड़ेगा। और इसलिए स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग इंग्लिश सिलेक्टिव है, लेकिन सब्सक्रिप्शन डिमांड जेबी सपोर्टिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। सिलेक्टिव लेकिन हाई रिस्क है, जहाँ अट्रैक्टिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन एग्रीकल्चरल रिस्क का सस्टेनेबिलिटी जो कि क्लोजली आपको मॉनिटर करना चाहिए। इसलिए मेन वन लाइन में अगर बात करें कुछ वर्ड्स में तो प्राइसी एंड आईसी आईपीओ, इसलिए आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।